कैसे साहब देखिएगा कि वही करते हैं हम कि जब कोई सेक्टर चल रहा हो ना पहले तो उसको बंद करते हैं। जैसे कि इससे पहले आप छोटी सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, ये जो सोलर पैनल्स हैं वो हमने कहा कि जी इंपोर्ट करें, जब यहाँ पे इंपोर्ट हो गए लोगों ने लगा लिए, अब उसका बेड़ागर कर दिया हमने। अब लोगों को समझ नहीं आ रही कि इन प्लेटों को कहाँ मारे, वो सर पे मारे किसी और के सर पे मारे। अच्छा सेम इस तरह रियल स्टेट सेक्टर चल रहा था, हमने पहले उसको बर्बाद किया, उससे पहले इंडस्ट्री चल रही थी हमने उसको बर्बाद किया, अब दोबारा उसको उठाने की कोशिश करेंगे। तो ये लॉन्ग टर्म पॉलिसियाँ क्यों नहीं पाकिस्तान है? हमारी पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यही इसीलिए हम जो कहते हैं ना चार्ट ऑफ इकॉनमी, सारी पार्टियां मिल के, दुनिया में यही होता है। देखिए वैसे पॉलिटिकल इख्तलाफ होता है लेकिन कम ना कम ताकि एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट पॉलिसीज बने। हर हुकूमत आके अपनी पॉलिसी अडॉप्ट करती है तो उससे ओवरऑल ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मेन हर्डल यही हो रहा है कि हमारे इन्वेस्टर्स जो है वो चाहता है कि सारी कंसिस्टेंट पॉलिसीज उसको मिले, और अब हम कोशिश कर रहे हैं उसकी तरफ। हमने आसान प्रोग्राम, आसान कारोबार कर रहे हैं। सिंगापुर की जो इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी है ना 35 साल से सेम है, उसके अंदर 1% भी कमी पेशी नहीं हो रही 35 साल, और गवर्नमेंट इंश्योर करती। वहां पे आप इन्वेस्टर हैं ना तो सिंगापुर आपको इंश्योरेंस दे देगा कि अगर पॉलिसी की वजह से गड़बड़ हुई, आपका नुकसान हुआ तो हम जिम्मेदार। दुरुस्त कह रहे हैं। फिर हमारे यहाँ देखिए ना 100 इदारे हैं जो कि उसको इजाजतें देते हैं, परमिट्स करते हैं, लाइसेंस देते हैं। हम वो सबको एक कंसल्टेंट, दुनिया के मशहूर कंसल्टेंट बुला के ना और तमाम मिनिस्ट्रीज को साथ बिठा के हम जल्द ये सिंप्लीफाई कर रहे हैं। एक प्रोसीजर है, ड्रग आपके यहाँ होती थी ना रजिस्टर्ड, 2 साल उसको रखते थे, इतने तक ड्रग चेंज हो जाती थी। तो बहरहाल हमें आइडेंटिफाई तो हुआ है, अब हम मिल बैठ के उनको काफ़ी कुछ तब्दीली कर रहे हैं। हमारी जो इंडस्ट्री में बड़ा बेनिफिट है, आजकल जितने स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं उसमें 0% मशीनरी पे ड्यूटी हमने इजाज़त दी है, और 10% 10 साल के लिए इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो इंशाल्लाह अब ये इन्वेस्टमेंट भी हमारे आएंगे, और ये बजट जो है आप दुरुस्त कह रही, इन हालात में नया कोई टैक्स नहीं लगा। तो ये एक बहुत बेहतरी वाली बात है, लोगों को बेनिफिट पहुंच रहा है। लेकिन क्योंकि मुश्किल है, हमें रेवेन्यू हासिल करना है, और उसके साथ साथ तभी डेफिसिट कम हो गया ना। आप जो खसारा है ना बजट का, ये आप सही कहा ना डॉक्टर साहब ने, खसारा जो था वो हमारा आधा रह गया है पिछले साल की निस्बत। और ये भी बजट का जीडीपी का जो खसारा 6%, 6.5% होता था पीटीआई के दौर में, पिछले साल भी यही 5.5-6% था, लेकिन उसको हम 3.5% तक ला रहे हैं अगले साल का जो बजट का। अच्छी बात। अच्छा आबू सुलैमान साहब ये फरमाइएगा सर, ये जरी शोबा जो है उसके अंदर बड़ी गिरावट आई है, और देखिए गंदम की पैदावार देख लें, आप कपास की पैदावार देख लें, मकई की पैदावार देख लें, पूरी लिस्ट है मेरे पास। सिवाय आलूओं के, आलू की जो है उसकी फसल में इजाफा हुआ, प्याज के अंदर इजाफा हुआ, चावल कम हुए, मकई कम हुई, गन्ना कम हुआ, गंदम कम हुई, कपास कम हुई। तो एक जरी मुल्क के अंदर ये जो ज़राअत उठ रही है, अल्टीमेटली इसका नुकसान किसको होगा? चौधरी साहब ये सिर्फ मुआशी मसला नहीं, ये फूड सिक्योरिटी का भी एक इशू है। आपने 240 मिलियन अवाम को खाना फीड करना है आपने, और अगर पाकिस्तान 2 साल पहले श्रीलंका जैसे हालात से नहीं गुजरा तो उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे पास ये कम से कम स्टेपल फूड और ये सब्जियां ये अपनी थी, जो कि लोग जो थे वो खा रहे थे, वो डॉलर्स में श्रीलंका की तरह नहीं मंगवाना पड़ रही थी, वरना खुदा न खास्ता यहाँ भी राइट्स हो रहे होते। अब ये एग्रीकल्चर में हुआ क्या, वही जो आप पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की बात कर रहे हैं। मैं गंदम की स्पोर्ट प्राइस के हमेशा खिलाफ रहा, लेकिन इतना अब्रप्टली उसको बंद करना कि पहले अनाउंस कर दिया एंड जब हार्वेस्ट कर ली फार्मर ने, तो फिर कहा कि अब हम नहीं खरीदेंगे। फार्मर को गंदम में नुकसान हुआ, उसके बाद खरीफ की सारी फसलें, चावल थी, कपास थी, कमात थी, फार्मर के पास पैसे नहीं थे कि उसमें वक्त पे खाद डाल सकता, वक्त पे डीजल ला के उसको आपाशी कर सकता, या उसमें बीज अच्छा ले सकता, या पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर सकता। वो सारी की सारी फसलें जो हैं उससे गई, एक विशेष साइकिल बन गया। और इस साल भी आप देखिएगा कि अभी गंदम अब फिर वो काश्त नहीं होगी, और गंदम इंपोर्ट करेंगे। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 3-4 सालों में आपको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही होगी। अब कल इकोनॉमिक सर्वे के बाद आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि फेडरल बजट में एटलीस्ट कुछ पॉलिसी गाइडलाइन इसमें ज़रूर होगी, चूंकि सूबाई सब्जेक्ट है, सूबे इसको देखेंगे, लेकिन वो गाइडलाइन भी आपको एग्रीकल्चर पे नहीं मिल रही है। अब ये सूबाई हुकूमतों का टेस्ट है कि अगर उनको जो है एक खतीर रकम, जितना हमने सूद की अदायगी करनी है उतनी ही रकम हम सूबों को देते हैं एनएफसी अवार्ड में, कि वो उसमें से एग्रीकल्चर के लिए सूद की अदायगी जो ना 8,000
207 अरब रुपए है और सूबों को 8,206 अरब रुपए 206 एनएफसी से अरब मिल रहा है। NFC से मिल रहा तो वो रकम जो है एटलीस्ट पंजाब और सिंध को देखना पड़ेगा कि ये एग्रीकल्चर की रिवाइवल जो है वो कैसे मुमकिन बनाए। कल जो वज़ीर ख़जाना ने अगस्त का एनएफसी कमीशन के इजलास का कहा था, इस आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, मिनिस्टर साहब भी मौजूद हैं, कि सूबों को पाबंद बनाया जाए कि वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड भी दें। इस वक्त हो यह रहा है कि जो कुछ हम सूबों को देते हैं वो सूबाई दारुल हुकूमत में या एक दो बड़े शहरों में खर्च होकर बात ख़त्म हो जाते हैं पैसे। सूबों को वो बाउंड हैं पीएफसी अवार्ड देने के, ताकि वो दही अजला जो हैं वहाँ पे तरक्की के मनसूबे बना सके, वहाँ पे ज़राअत की रिवाइवल कर सके। वगरना सिस्टमेटिकली ज़राअत जो है ये बिल्कुल ख़त्म होती चली जाएगी। और स्पेशली सिंध तास मुआहदे के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि इंडिया आपका पानी ख़त्म करने के चक्कर में बैठा है और हम ज़राअत जो है उसको बिल्कुल इग्नोर किए चले जा रहे हैं। आज के बजट में जो एक और डेफिशिएंसी मुझे नज़र आई है वो हमारे डैम्स पे जो एलोकेशन जिस तरह से मैं देखना चाहता हूँ वो नहीं मुझे मिल सकी। अगर आपके इंडिया जो हेल्ड इन अबेंस करके अगले 4-5 साल में 2-3 डैम्स बना के पानी डाइवर्ट करना शुरू कर दे, तो हमारे पास प्लान बी क्या होगा? हम तो ड्राई हो जाएंगे। तो बड़ा नुकसान है ना, ये सारी चीजों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना है। डॉक्टर इकराम साहब ये फरमाइए सर, ये जो किसान था वो बड़ी तेजी से सोलर की तरफ जा रहा था, क्योंकि जाहिर है बिजली बहुत महंगी है और ट्रैक्टर और बाकी इक्विपमेंट चलाना, फिर ट्यूबवेल चला पानी निकालना, वो सब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है सर। तो अब अगर वो सोलर पे जाके कम से कम पानी का अपना बंदोबस्त कर रहा था, तो अब उसके ऊपर टैक्स लग गया, तो वो कैसे फिर एग्रीकल्चर को इम्प्रूव कर सकेगा? देखिए, एग्रीकल्चर पाकिस्तान का मेन स्टे होना चाहिए, क्योंकि जो लैंड हमें मिली, जो नहरी निज़ाम हमें अंग्रेजों के ज़माने में मिला, वो तो दुनिया का बेहतरीन था। मगर वो लाके जो हमसे बहुत कम जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, उनकी पर एकड़ यील्ड देखिए, तो हमने कैसे इग्नोर किया है एग्रीकल्चर को। पूरी दुनिया के इस ज़माने में पंजाब जो था उसे ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। हमें पता है कि यहाँ तो हमलावर भी इसलिए आते थे कि यहाँ काफ़ी खुराक गल्ला मिलता था, तो यहीं के हो रहते थे। मगर हुआ ये है कि हमने बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से, जहां से हम मेरे ख्याल में बिलियंस ऑफ डॉलर का बजाय इसके कि एक्सपोर्ट सरप्लस निकालते हैं अपनी जरूरियात पूरी करके। अब आप सोचें कि मैं जब फिगर्स देखता तो बड़ा हैरान होता हूँ। खुद भी हमारा बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही है एक जमाने में। तो अब तो येट जो है वो 20-30 पे, और इसमें फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड की कीमतें, फर्टिलाइजर की, आप सबकी कीमतें देखें दुनिया के मुकाबले में कितनी ज्यादा हैं। अब बात यहाँ हो रही कि बहुत आवाम दोस्त, ये क्या, यानी कि आपने शुरू में से दुरुस्त फरमाया कि अभी बहुत बड़ी जो पॉपुलेशन है उसका एम्प्लॉयमेंट का भी दारोमदार, वो वहां से भाग कर आकर मेन्यूअल वर्क करते हैं शहरों में, वहां तो अब लेबर नहीं मिलती। इस तरीके से जिस सेक्टर को हमें वहां से, अगर हम वहाँ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लगाते तो हम किस किस प्रोडक्ट को मार्केट कर सकते थे दुनिया में, यानी कि उसका तो कोई मुकाबला ही ना होता। मगर अनफॉर्चुनेटली देखिए कि हमने जो हमारा मेन से, जहां से हम बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर बन सकते थे, उसी सेक्टर को सबसे ज्यादा बर्बाद किया। और अब उस पर एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाने की बातें कर रहे हैं। सो वो इतना मुश्किल है। जो अभी कह रहे थे कि रेट्स वगैरह, वो तो IMF का मुतालबा है कि वही रेट्स रखे जाएं जो वफाक के हैं, और वफाक के इस वक्त तारीखी तौर पर सबसे बुलंद रेट्स हैं। अब जब एग्रीकल्चर किसी जमाने में चले अच्छी प्रोड्यूस दे रहा होगा, कोई वहाँ ग्रोथ अच्छी थी तो हमने टैक्स नहीं ले लिया। अब जबकि वो बिल्कुल इस वक्त बेचारे हैंड टू माउथ क्या, बल्कि बहुत मुश्किल से गुजारा भी नहीं कर पा रहे हैं, अब हमें एग्रीकल्चर इनकम टैक्स याद आ गया। तो बड़े बड़े जिम्मेदार तो फिर भी नहीं देंगे, जिनके पास 9-10 हजार बड़े फॉर्म्स हैं जो 150 एकड़ से ज्यादा, ये इतने ही रह गए पाकिस्तान में, वो तो फिर भी नहीं देंगे। वो तो अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट, लीगल एडवाइजर्स लेंगे, वहां लॉस दिखाना शुरू कर देंगे। पहले जब टैक्स नहीं था तो कहते थे इनकम है, अब लॉस दिखा लेंगे। फिर गरीब लोगों को तंग करेंगे कि जी आप हमें बताएं कि आप 6 लाख भी नहीं कमा रहे हैं तो आपका घर का खर्चा कैसे चलता है। कोई फजूल सवाल जो अगली पूछता है, कोई फजूल सवाल अब ये भी पूछेंगे, क्योंकि IMF का दबाव इतना ज्यादा होगा इस बात में कि जी आप यहाँ से कलेक्ट करें। अब IMF मुझे तो लगता है खास डिजाइन के जरिए जहां जहां भी हमारी पावर टू प्रोग्रेस है उसको तबाह करने में, चाहे लोकल इंडस्ट्री हो, उसकी आप देख लीजिए उनकी पॉलिसीज कितनी एंटी ग्रोथ हैं। फिर हमारी जहां जहां भी आपने कोई थोड़ी बहुत हम आगे बढ़ सकते थे, तो किस तरह की मंडी, आप ये देखिए एक तरफ ये ग्रीन है और उसकी रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं IMF वाले, और पूरी दुनिया में एनवायरनमेंट को इन्होंने एक इशू खड़ा किया होता है, और हमारे ऊपर कह रहे हैं नहीं आप सोलर के ऊपर टैक्स लगाएं। अब अजीब इनकी पॉलिसीज की अगर आप डिजाइन देखें
तो हम तो चले कैप्चर है ही है, वो आके हमें हमारा बजट भी खुद वही बनाते हैं और उनकी मर्जी के बगैर हम इधर से उधर नहीं हिट सकते। वजीर आजम मोहतरम खुद फरमाते हैं कि मैं तो रिलीफ देना चाहता हूँ मगर IMF मेरे रास्ते में रुकावट है, और सैली की रिलीफ देने के लिए भी जो उनके मुंह में जीरा है, जो वही आपकी दूसरी कीमतें बढ़ जाएंगी, क्योंकि जो आपने पेट्रोलियम पे लेवीज लगाने का सोचा है, मैं अर्ज कर रहा था कि ये आपको ग्रोथ उसमें ज्यादा नजर आएगी और जो रिलीफ में कम नजर आएगी। मगर फिर भी हमारी कुछ फहमियां ऐसी हैं और हमारे जो ऊपर लोग पॉलिसी साज हैं वो पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। मुझे तो कभी कभी हैरत, इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि आपने ये इतनी बड़ी टैक्स एग्जम्पशन क्यों रखी हुई है, जितनी राहत इनको मिलती है वो क्यों टैक्स कर रही है। आप मुझे बताएं कि आप और मैं इतना टैक्स दें और ये लोग जो हमारे टैक्स पेयर से इतनी राहत और बड़ी बड़ी गाड़ियां इंजॉय करें, वो पेट्रोल मुफ्त इंजॉय करें, घर मुफ्त इंजॉय करें, और जो 25-25 लाख सैलियां लेने वाले अदलिया के लोग। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बात बड़ी दिलचस्प की है कि वो टैक्स 25% टैक्स से उसको कम करके 23% पे ला के 2% टैक्स कम करके वो एहसान कर रही है गवर्नमेंट, और जिन लोगों को पाला जा रहा है उनकी मराद के अंदर मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। आखिर उनका हिसाब किसने करना है?